Okay, good morning, folks. Now, let me check if I'm audible. Yes, I'm audible. What we'll be covering is we'll be doing hypothesis testing, and I'll be showing you hypothesis. Your Excel as well. I suppose, I'd shared two files. Just a second. Just a second, folks. There is simultaneously an exam going on. Now, so we'll be covering hypothesis testing. I've sent you 2-3 files. Let me just check which files I've sent you. T-test. Okay. And there is one more test that I had shown. I'll show that to you again. The stores data. I think I'll show you that stores data file as well. Let me just open that. Stores. Yes. So I'll show you hypothesis testing using these. There's a concrete data. So हम देखेंगे कि what all are the different kinds of tests that are available. Normal test देखेंगे, t-test देखेंगे. We'll see other tests as well. Now let's first start with last class में शुरू करा था, but we have to now complete it. And what we are going to do today is going to be very beneficial for you in your next semester as well as in stats. अभी जो stats में hypothesis testing है वो भी use आएगा, and it will also be used in econometrics. So this is something that you should take seriously. Now coming to hypothesis testing, हमने example लिया था, and I'll show you real examples as well. तो हम पहले जब हम बात कर रहे थे तो वी हैड टॉक्ड अबाउट देयर समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन. शो दैट थिंग कि हमने क्या बात करी थी. किसी भी वेरिएबल को अगर हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है, किसी भी वेरिएबल को हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं, z बनाने के लिए क्या करते हैं, x माइनस म्यू अपॉन दी वेरियंस, दी स्टैंडर्ड डेविएशन. इस तरीके से हम स्टैंडर्डाइज करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्डाइज? वी बेसिकली मीन कि इसका चेंज of origin and change of scale, and साथ में and scale दोनों कर देते हैं, so that to compare apples with apples. So this is what we do once we standardize. Now we were talking about the standardization of the sampling or the sampling distribution of सैम्पल मीन्स. तो ये तो हुआ जब x के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हमारा जो सैम्पल्स हैं वो डिफरेंट सैम्पल मीन्स हैं, अलग अलग मीन्स से हमने सैम्पल, रिमेंबर हमने CLT यूज़ किया था और फिर हमने दिखाया था कि अलग अलग सैम्पलिंग मीन्स की भी एक डिस्ट्रीब्यूशन बन सकती है. हमने देखा कि एक हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन है, वो हमने पिक करी पॉपुलेशन से, और उसका हमने देखा कि x1 बार है. ऐसे हमने फिर 20 ऑब्जर्वेशंस देखी तो उसका x2 बार हमें मिला कि जो सैम्पल मीन है. ऐसे हम करते करते गए तो x20 हमने 20th हमने सैम्पल पिक किया और उसका हमें सैम्पल मीन मिला. तो अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं. व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस? एंड व्हाट CLT टोल्ड अस वाज दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन, जिस भी पॉपुलेशन से आ रहा है, अगर आपका सैम्पल साइज 30 से ज़्यादा है तो the sampling distribution of the x bar will be a normal distribution, ठीक है, with mean as mu and variance as standard deviation as this. या variance, अगर आप variance के terms में लिखना चाहते हो तो variance के term में it will be x sigma square upon n. तो this is how this look like. ये याद है? This is what CLT was talking about. Right, folks? Yes, no? तो टाइप तो कर सकते हो, आई थिंक, चैट में. So this is what CLT was telling us. So we now know that x bar has a distribution which is normally distributed with this, and this is the distribution that x bar has. अब इसको हमने फिर क्या करा, हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया. स्टैंडर्डाइज जब इसको करोगे तो कैसे करोगे? जब x बार को स्टैंडर्डाइज करोगे तो क्या होगा, x बार माइनस म्यू, क्योंकि उसका मीन तो ये है, एंड नीचे जब उसका वो आएगा तो उसको हम स्टैंडर्ड एरर बोल रहे हैं. तो ये जो है ये स्टैंडर्ड एरर आपका ये हो गया. द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है,
एक्स बार्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उसको हम स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर. ठीक है, ये हमने डिराइव करना भी सीखा था इन वन ऑफ दिस, इन लास्ट सेशन हमने डिराइव भी करा था इनफैक्ट. ठीक है, नाउ कम्स हाइपोथेसिस. ये बेसिक्स चाहिए आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज आने वाली है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में. नाउ लेट्स कम टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग. अब हम कहते हैं कि दैट वी वांट टू, हमारे पास कुछ कंपनीज हैं. आई टेक द एग्जांपल, फर्स्ट आई टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट इज गिवन इन द गुजराती टेक्स्ट दैट वी आर टेकिंग. उसके बाद मैं आपको वो जो हमने स्टोर्स वाला एग्जांपल दिया था उससे प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस केस कि हमारे पास 28, इसने कहा था कि हम 28 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज ले रहे हैं. अब उन 28 कंपनीज के बेसिस पे हमारे पास एक एवरेज आया इन 28 कंपनी, एंड आई वांट टू से ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज नथिंग बट अ पॉइंट एस्टिमेट. अ पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? पॉइंट एस्टिमेट होता है कि आपने पूरे के पूरे क्या कहते हैं, सैंपल से जो एक एस्टिमेट आया और उसी को बोल दिया कि ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन का, ये पॉपुलेशन पैरामीटर है, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू एस्टिमेट. एंड इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस बाय अ नंबर विच इज एक्स बार, या फिर आप कहते हो कि मैं वेरिएंस को एक नंबर से रिप्रेजेंट करता हूं विच इज द सैंपल वेरिएंस, तो दीज आर कॉल्ड एज पॉइंट एस्टिमेट्स. ठीक है, ये पॉइंट एस्टिमेट है. ठीक, जैसा मैं बोलता हूँ कि विराट कोहली की एवरेज जो है बेस्ड ऑन हाउ ही हैज परफॉर्म्ड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, उसकी एवरेज जो है 40 है. सो 40 इज नथिंग बट अ पॉइंट एस्टिमेट. आपने एक पॉइंट बता दिया. बट पॉइंट एस्टिमेट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि इट्स लाइक अ डार्ट गेम, कि आपको पता नहीं कितना दूर आपके एक्चुअल से कितना दूर है, कितना पास है. सो व्हाट यू ट्राई टू डू इज, इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट एस्टिमेट यू ट्राई टू गिव अ रेंज. यू गिव अ रेंज. तो आप कहते हो कि ये जो म्यू होगा ना, ये इस रेंज में लाई करेगा, एक्स बार प्लस माइनस समथिंग, एक्स बार प्लस समथिंग. तो अब आपने जो आपके पास सैंपल से आया था उसके आसपास आपने एक एवरेज और क्रिएट कर दिया. ठीक है, उसके आगे आपने एक लिमिट्स और क्रिएट कर दिया. एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस इंटरवल बोल सकते हो इसको. आप बोल सकते हो कि ये इंटरवल एस्टिमेट है, कि ये आपने बोल दिया कि एक इंटरवल के बीच में लाई करता है. नाउ व्हेन वील गो टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप क्या करोगे? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप अज्यूम करोगे कि मेरे पास सैंपल से आया, सपोज मेरे पास सैंपल से आया विराट कोहली की एवरेज आई 50. इज दी कैन आई से दैट दी पॉपुलेशन, अगर मैं उसके सारे के सारे उसके मैच देखूं, क्या वो 55 हो सकती है? इज दिस 55 डिफरेंट फ्रॉम दिस 50 और नॉट? वी नीड टू चेक दैट. तो अभी हम उसके बारे में भी आएंगे. लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद दिस एंड देन आई विल आल्सो मूव यू टू. अच्छा, ये जो डेक है इसके अंदर थोड़ा सा पाइथन भी है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सो व्हाट वी हैव डन इज एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर. हमारे पास ये ये चीज़ आपको मैंने बता दी कि ये जो है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. ठीक है, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ लेट्स डील विद दिस. दिस इज द केस व्हेन, अच्छा अब टी डिस्ट्रीब्यूशन और हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक चीज़ चेक करी थी कि टी के अंदर क्या एक जी के अंदर आपके क्या प्रॉब्लम आएगी कि ये जो आपके पास जो सैंपल का जो आपके पास वेरिएंस है ना, जो आपके पास पॉपुलेशन का वेरिएंस है, ये आपके पास नहीं होगा कभी भी. यू विल नॉट हैव इट. सो व्हाट यू हैव इज द सैंपल वेरिएंस. तो इसको आप सैंपल के साथ रिप्लेस कर देते हो एंड यू गेट सैंपल वेरिएंस. एंड जो सैंपल वेरिएंस है, अब ये जो पूरा है ये इज n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. n-1 मैंने आपको बताया था कि एक जो आपका पूरा सैंपल है, एक जो ऑब्जर्वेशन है, वो इसको एस्टिमेट करने के लिए चली गई है, इसलिए आपके पास n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस. अब हमारे पास अगर आप टी टेबल देखते हो, तो टी टेबल अगर आप देखते हो तो हमें पता चलता है, और 20 टी टेबल जो है वो हमेशा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे देखी जाती है. लेट मी शो यू टी टेबल एज वेल. टी टेबल देखनी आती है सबको? या शुड आई शो इट टू यू? ऑल ऑफ यू नो हाउ टू सी टी टेबल, या यू वांट टू सी? यस, नो फोक्स, जल्दी बताओ. टी टेबल सबको देखने आती है, नहीं आती है? ओके, आई एम गोइंग टू अज्यूम कि यू नो हाउ टू सी टी टेबल. सी, यहाँ पर आपके पास क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और ऊपर टी की वैल्यूज है आपके पास. ठीक है,
तो आप टी की वैल्यूज़ पे आप चेक कर सकते हो क्या कहते हैं कि कितनी 2 टेल 1 टेल। तो सपोज हम कहते हैं कि हमें 95% उस पे जाना है, तो 27 पे जाओ, यहाँ पर ये जो है 27, इस पे जाओ 27 पे जाओगे। 27 पे जाके इफ़ यू सी कि मुझे 95 पे देखना है, तो 95 पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर क्यूमुलेटिव। अच्छा 28 ऑब्जर्वेशंस पे इट इज़ फाइंडिंग आउट। अच्छा ये रही, हाँ हमें वो देखना है ना 5%, 2 टेल पे 5% देखना है, सॉरी। सी दिस 27 DF पे आप ये वाली वैल्यू देखो, हमें 2 टेल पे 5% चाहिए था, मैं 10% देख रहा था। तो अगर हम 5% कॉन्फिडेंस पे देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.025। नाउ इफ़ यू चेक 2.025 you will get this value, हाँ you will get this particular value, ठीक है। तो ये जो आपके पास ये जो वैल्यूज आई हैं ये यहाँ से आई हैं। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। अब हम अगर इस टी की वैल्यू को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो व्हाट इज टी, तो टी इज इक्वल टू दिस। सो ऑल आई कैन डू इज जस्ट रिप्लेस दिस यहाँ पर, एंड आई कैन देन रिमूव ऑल ऑफ दिस एंड पुट दिस। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँगा तो व्हाट विल आई डू, I have the probability of minus 2.02052 t and t statistic जो है प्लस 0.52 के बीच में क्या probability है, it is 0.95। this is what we are getting। t जो है वो क्या है, t is x bar minus mu upon sx upon under root n, ये t की वैल्यू है। अब all you need to do is just recalculate all of this and you will get, I can write this as t alpha by 2, इसको मैं t alpha by 2 भी लिख सकता हूँ, where alpha is basically 5%। so if I can write this as x bar minus t alpha by 2, which is this particular value, into s under root n mu x bar plus t alpha by 2 sx under root n, अगर मैं ये करूँगा तो मेरे पास इसका अब मेरे पास इंटरवल आ गया। एंड आई कैन से व्हाट आई कैन से इज दैट आउट ऑफ द 100 सैम्पल्स, इफ आई टेक 100 सैम्पल्स, इन 95 ऑफ दोज सैम्पल्स my population mean will lie in this range। so instead of having one estimate of x bar representing the population, now I have a range that I have given which is called as an interval। एंड जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो चीजों के बारे में बात करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर अप्रोच कि अच्छा इसके अंदर लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड लेट्स सी दिस। तो इन्होंने ये कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर x बार प्लस ये पॉजिटिव नंबर आ गया, x बार प्लस माइनस ये पॉजिटिव नंबर आ गया। अब उसके बाद सैंपल से जो आया, अब मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब जो अगर हमारा जो म्यू है वो इस रेंज में लाई करता है तो हम कह देते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो वैलिड है। वैलिड इन दी सेंस वी डू नॉट रिजेक्ट। अगर म्यू इसके बाहर आता है तो हम कहते हैं कि वो रिजेक्ट है। अभी डोंट गेट इनटू दैट, आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। सो इसको हम लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं और इसको हम अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल के वो बोलते हैं। नाउ ये जो इंटरवल है, ठीक है, रिमेंबर फोक्स, ये जो इंटरवल है ये अपने आप में ही एक रैंडम वेरिएबल है, टी अल्फा बाई 2 एस एक्स अपॉन अंडर रूट एन। ये अपने आप में रैंडम वेरिएबल मतलब कि जो वैल्यू चेंज कर सकता है हर सैंपल से, ये चीज चेंज हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड कि ये जो है ये सैंपल टू सैंपल चेंज हो रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ये चीज समझ में आई? यस नो फोक्स? हर सैंपल में एक्स बार चेंज होगा, हर सैंपल में उसका एस एक्स चेंज होगा। तो दिस इनफैक्ट इज अ रैंडम वेरिएबल। जैसे एक्स बार एक रैंडम वेरिएबल था, एक्स बार रैंडम वेरिएबल क्यों था? क्योंकि हर सैंपल में एक्स बार अलग आ रहा था। सिमिलरली दिस इंटरवल इन इटसेल्फ इज अ रैंडम वेरिएबल। दिस इंटरवल विल कीप ऑन चेंजिंग। किसी के लिए ऐसा इंटरवल आ रहा है, फिर किसी के लिए ऐसा इंटरवल आ रहा है, किसी के लिए ऐसा इंटरवल आ रहा है, किसी के लिए ऐसा इंटरवल आ रहा है। सो दिस विल बी अ रैंडम वेरिएबल, यही यहां पर लिखा हुआ है।
The interval given in this is a random variable because it's based on x bar and this, which will vary from sample to sample. The true population mean, although unknown, is some fixed number, therefore is not random. तो जरूर हम ये नहीं कह सकते there is a 95% probability. ये बोलना गलत होगा. Please listen to this. ये बोलना गलत होगा कि there is a 95% probability that my population mean will lie in this. बिकॉज ये अपने आप में ही रैंडम है, तो आप कैसे कह सकते हो कि म्यू इसी 95% प्रोबेबिलिटी से इसमें आ जाएगा. एक बार आपने ये फिक्स कर दिया, वंस यू हैव फिक्स्ड कि मेरा सैंपल से एक्स जो आया वो 30 आया, तो उसके बाद म्यू इसके अंदर है या नहीं है, वो तो या तो प्रोबेबिलिटी 0 है या 1 है. किस किस को ये चीज समझ में आई, किस किस को ये चीज समझ में आई और नहीं आई. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फोक्स विच विल बी यूज्ड इन इकोनोमेट्रिक्स अगेन, एंड स्टैट्स में तो खैर यूज होता ही है. यस फोक्स, what I'm saying is, listen carefully. देखो, मेरा सैंपल से मान लो एक x बार आया, मैंने एक सैंपल लिया, उससे मेरे पास x बार आया कि विराट कोहली की जो एवरेजेस है ना वो पिछले कुछ टाइम में 30 चल रही है, ठीक है. प्लस मैंने कुछ वेरिएंस निकाल दिया उसके सैंपल का, और एन मेरे पास 30 इनिंग्स वगैरह या 40 इनिंग्स थी, तो उसके बेस पे मुझे मिला 30 प्लस माइनस से 6, तो मुझे पता लग गया 24 से लेके 36 के बीच में, ठीक है. ये मेरी एक रेंज बन गई, तो मेरे पास ये रेंज आ गई 24, 36, बीच में 30. नाउ आई कैन नॉट से, क्योंकि देखो ये जो 30 एवरेज आई है ये बेस्ड ऑन अ सैंपल है. ये मैंने मान लो कि ये वाली जो वैल्यू है मैंने 6 ले ली है. आई हैव अज्यूम्ड कि मल्टीप्लाई करके 6 हुई है. रौनक, आई जस्ट मेड सम रफ कैलकुलेशंस, सो आई हैव नॉट कैलकुलेटेड, आई एम जस्ट गिविंग इट टू यू कि ये 6 है मान लो. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, मैंने जो एक सैंपल लिया उसके बेसिस पे मेरे पास जो रेंज आ रही है वो आ रही है 24 से 36, ठीक है. बेस्ड ऑन द सैंपल दैट आई हैव क्रिएटेड दिस रेंज. इसका ये मतलब नहीं है कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा पॉपुलेशन जो मीन होगा वो इसी के अंदर आएगा, इस रेंज के अंदर आएगा. क्यों? वाई इज दैट? दैट इज बिकॉज अगर ये मैं कोई और सैंपल ले लेता तो ये सैंपल का हो सकता है 40 मीन आ जाता, एक और सैंपल का. कोई और सैंपल लेता तो उसका मीन हो सकता है 35 आ जाता, एक और सैंपल लेता तो उसका मीन 32 आ जाता. तो दैट मीन्स जैसे जैसे सैंपल चेंज कर रहे हैं, ये जो लिमिट्स है 24 और 36 की, ये तो बार बार चेंज हो रही है ना, क्योंकि ये चेंज हो रहा है. ये 30 चेंज हो गया, 35 बन गया, 40 बन गया, 45 बन गया. हर सैंपल में मेरा मीन चेंज हो रहा है, तो उसके आगे पीछे की लिमिट्स चेंज हो रही हैं. सो ये जो पूरा का पूरा लिमिट है ना, ये जो हमने लिमिट बनाई है प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 इंटू एस एक्स अंडरस्कोर एन, तो ये दिस इज यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर भी लिख सकते हो सीधा इसको, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार ऐसे भी लिख सकते हो इसको. तो if you so I can write this as, folks, I can write this as कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, ठीक है. दिस इज ऑल्सो हाई. सो अब इस जो ये जो हमारे पास रेंज आई है, ये रेंज अपने आप में ही एक रैंडम वेरिएबल है. दिस इज अ रैंडम वेरिएबल. हर सैंपल में ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है. तो इसीलिए आई कैन नॉट से कि देयर इज अ 95% प्रोबेबिलिटी. Yes, basically means of given sample mean for a given sample mean we can say there are 95. Yes, that is what we can say. However, what I'm trying to tell is that because this is a random variable, we can say that till the point you have not fixed it. So Isha, till the point you have not fixed these, you can say that there is a 95% probability. ठीक है, that out of 100 cases, in 95% cases the population mean will lie in this range. But once you have fixed a particular sample, जब तक आपने फिक्स नहीं किया ना, तब तक तो आप कह सकते हो कि 95% केसेस में आ जाएगा. बट जैसे ही आपने फिक्स कर दिया कि एक्स बार, फिक्स करते के साथ ही ये भी फिक्स हो चुका है, ये भी फिक्स हो चुका है, फिर तो आपने एक रेंज निकाली दी. अब उस रेंज जब निकल गई है तो उसमें तो प्रोबेबिलिटी आने की या तो 0 होगी या 1 होगी. There are no two ways about it.
तो ये ही हम यहाँ पर बोल रहे हैं. दिस इज व्हाट वी आर सेइंग दैट the correct statement noted earlier is that this 95% contains the true this thing. In short, the interval is random and not the parameter. So what we are trying to say here is the true population mean, although unknown, is some fixed number and therefore not random. One should not say 95% probability that ui lies in this interval. The correct statement noted is that the probability is 95% that the random interval contains this. तो जब तक आप इसको रैंडम रखते हो तब तक ठीक है. जैसे आपने इसको फिक्स कर दिया, जैसे आपने x बार लिख दिया, उसके बाद आप नहीं कह सकते. नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जस्ट पुट इन दीज नंबर्स और आपके पास आ गया ये. जब आपके पास ये आ गया है तो अब इसके अंदर ux आने की प्रोबेबिलिटी जो है तो 0 है या 1 है, क्योंकि आपने ये सब कुछ फिक्स कर दिया. अब इसको अपर एस्टिमेट और लोअर एस्टिमेट बोलते हैं. अब इसी को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने अल्फा को लिया था 0.05 लिया था. अल्फा हेयर इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अभी मैं बताऊंगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों बोलते हैं. इट्स कॉल्ड एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि कितना परसेंट आप गलती करने का चांस ले सकते हैं. अभी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंटरव्यूज. आगे जाके अगर आप अगर आपके आगे CUET लिखोगे या नेट का एग्जाम लिखोगे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं. टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये सारी चीज़ें. ये लिनियरिटी वगैरह आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपने अपने स्टैट्स में कर लिया होगा. नाउ आई एम कंसर्न्ड विद हाइपोथेसिस टेस्टिंग. अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे आ जाते हैं और फिर आई विल शो दिस एग्जैक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग थ्रू एक्सेल. फिर आई विल शो यू टी टेस्ट एंड देन पेयर टी टेस्ट. ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा. एंड थोड़ा सा अनोवा दिखाऊंगा, मतलब आई शो इट टू यू. अगर पता नहीं अनोवा आपके सिलेबस में है नहीं, बट बिकॉज आई एम यूजुअली इंटरेस्टेड इन टीचिंग अनोवा. बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आई यूजुअली टीच ना. लेट्स टॉक अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है कि अब वही सेम एग्जांपल लेते हैं कि हमने 28 PE रेशियोज देखी थी. मान लो हमने बेसिकली प्राइस टू इक्विटी रेशियो देखी 28 कंपनीज की, एंड वी एस्टैब्लिश 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अक्रॉस दिस अक्रॉस द ट्रू बट अननोन PE रेशियो इन द पॉपुलेशन स्टॉक्स. अब हम रिवर्स कर लेते हैं अपनी स्ट्रैटेजी. इंस्टेड ऑफ दैट, सपोज हम कहते हैं कि हम एक हाइपोथेटिकल म्यूएक्स लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर इसीलिए इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं. ठीक है, हाइपोथेसिस इज बेसिकली टेकिंग एन अजम्पशन. ये साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और वी आर इम्पोर्टिंग दिस फ्रॉम साइंस एंड वी आर इम्पोर्टिंग दिस फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. तो हाइपोथेसिस इज टेकिंग एन अजम्पशन. सो लेट्स अज्यूम द वैल्यू. सपोज मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे जितने भी पूरे पॉपुलेशन में जितने भी कंपनीज हैं उनका प्राइस टू इक्विटी रेशियो मैंने कहा 18.5 है. अब वो 18.5 किस बेसिस पे आया है ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है. मैंने कहा कि ये मैंने अज्यूम किया है. नाउ माय टास्क इज दिस बीइंग सपोर्टेड बाय द सैंपल दैट आई हैव. तो नल हाइपोथेसिस इज बेसिकली व्हाट मैंने कुछ अज्यूम किया है, एंड और इसका जो दूसरा होगा उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो सकता है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकता है 3 तरीके के. इनफैक्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू थ्रू अनदर वे. लॉ में हम कहते हैं, इन लीगल पार्लेंस वी से दैट अगर किसी ने कोर्ट केस कोई भी सुना हो तो there is this fundamental rule in law, the kind of axiom in law, that you are innocent until proven guilty. सुना है सबने सुना है ये, you are innocent until proven guilty, which ultimately means that the state, अगर आप कोई भी क्राइम करते हो, ठीक है, सपोज क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी, ठीक है, मर्डर वगैरह कोई कर लिया, फॉर एग्जांपल वही आप ये आफ्ताब वाला केस ले लो. ठीक है, आफ्ताब इज गोइंग टू बी अज्यूम्ड टू बी एन इनोसेंट पर्सन अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी. तो जो आपको प्रूव करना है ना वो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है. जो आप
जो आप अज्यूम करके चलोगे, जो स्टेटस क्यू होगा वो आपका होगा नल हाइपोथेसिस. स्टेटस क्यू which is, can you prove, is there sufficient evidence against आफ्ताब to actually prove him guilty. इसी को ये चीज याद रखो कि जो हमें प्रूव करना है, इसी को इसलिए HA को हम बोलते हैं रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, जो उसको प्रूव करना है. सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट कोविड के केस में H0 एंड H1 या कई बार उसको HA भी लिख देते हैं. वैक्सीन को कैसे चेक किया जाएगा? वैक्सीन को अज्यूम किया जाएगा दैट द वैक्सीन is not working, vaccine is useless. Only if sufficient human animal trial and human trial suggests that the vaccine is working, then only you will pass it. ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? This is what the researcher wants to prove. This is what the researcher wants to prove. And for this, he needs to prove enough evidence. He needs to show there is enough evidence to show that yes, what I have is different from what. Let's talk about a macroeconomics का वो हमारा consumption function क्या होता है? Consumption function is C bar plus small c into y. Now if I have to test this empirically, I will say my H0 is that my MPC, which is my small c, is equal to 0. Only if I can show that my MPC c is greater than 0, I will be able to prove that yes, there is something that it is not equal to 0. There is a relationship between income and consumption. If this is true, then what I'm saying that there is no impact of income on consumption. But I have to prove something alternative to this. What I have to prove is as income increases. So now what matters is that how do you frame your alternative hypothesis? If you are framing your alternative hypothesis like this, it's called a right take. If you are framing your hypothesis like this, it's called a left take. If you are framing your alternative like this, it's called a two. क्या प्रूव करना चाह रहे हो कि एक नंबर से ज्यादा है, एक किसी नंबर से कम है, या उसके इसके इक्वल नहीं है? बस अगर इसके इक्वल नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि यार यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये टू टेल हो गया. बट अगर मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा ही होगा तो ये वन टेल है, और इससे कम ही होगा तो ये लेफ्ट टेल हो गया, ये राइट टेल हो गया. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी. इफ यू आर सेइंग दैट नहीं यार, जो मैं जो प्रूव करना चाह रहा हूं, मैंने अज्यूम ये किया है, नल हाइपोथेसिस ये है. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज कि ux इज ग्रेटर देन 18.5. दैट्स कॉल्ड अ वन टेल टेस्ट. Is less than 18.5, that's also called a left, that this will be a right tail test, this will be a left tail test, and this will be a composite two tail test. तो अगर हम two tail test लेके चलते हैं तो इस तरीके से we will state the hypothesis. अब hypothesis testing की दो approaches होती हैं. इनफैक्ट मैं 3 approaches बोलता हूँ, तीसरे को मैं p वैल्यू वाला बोलता हूँ, और अल्टीमेटली p वैल्यू ही चेक करनी है आपको. ये सब बेकार है जो आप पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में है, बट ये सब कुछ नहीं चेक करते हैं. हम सीधा एक p वैल्यू चेक करते हैं, काम खत्म, एकदम 0, 1 सेकंड में चेक हो जाएगा. 1 सेकंड लगेगा आपको चेक करने में. ठीक है. नाउ हमने क्या किया, हमने हमारे पास जो सैंपल मीन आया था वो आया था 23.25, एंड बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव, हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन से उसकी एक रेंज निकाली थी. ये ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया कि हमने रेंज निकाली थी कि दिस इज गिवन द पॉपुलेशन, गिवन द सैंपल मीन, this is the range that we have created for, based on this sample mean, this is the range that we have created for the population. यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, no folks. Screen visible नहीं? Screen visible है ना folks? Sorry folks, I have a very bad now can I check on the basis of this, what I see is, मैंने distribution बनाया और मैंने जो सैंपल से आई मेरी मीन वो आई थी 23.25. ठीक है, मेरे पास जो सैंपल से आया वो आया 23.25, और जो मेरे पास लेफ्ट टेल और राइट टेल की वैल्यूज आई, दीज वर 19.257 एंड 26.93. 19.57 and 26. Now if you see the value of what I have assumed, ux क्या लिया मैंने 18.5,
यूएक्स 18.5 यहां लाई कर रहा है, दिस कम्स इन द रिजेक्शन रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरवल। तो दैट मीन्स जो मैंने अज्यूम किया है और जो सैंपल बता रहा है वो दो अलग अलग चीजें बता रहा है। नाउ जिनको समझ में आए वो समझ लेना, जिनको नहीं समझ में आए बिल्कुल मतलब समझ लेना कि मैंने बस एलियन चीज बोल दी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज, नाउ आई एम गेटिंग इनटू अ लिटिल बिट ऑफ टेक्निकलिटी। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सैंपल से जो मीन आया है वो 23.5 है, और जो मैंने अज्यूम किया था मीन वो 18.5 था। ये जो 18.5 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो 18.5 का मैंने अज्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, ये मेरे सैंपल वाले डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ज्यादा दूर है। ये दो अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। सैंपल कोई और कहानी बता रहा है और जो मैंने अज्यूम किया वो कोई और कहानी बना रहा है, इसीलिए वो इस रिजेक्शन रीजन में आ रहा है। अगर ये ओवरलैप भी कर रहे हैं, देखो ये दोनों ओवरलैप भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, अगर ये वो ओवरलैपिंग वाले पोर्शन में आ जाता तो ठीक था, बट ये बहुत दूर है एक दूसरे से। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यार जो आपने अज्यूम किया है डिस्ट्रीब्यूशन और जो सैंपल बता रहे हैं, ये बॉस दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट ही नहीं है। इसीलिए वी आर गोइंग टू से दैट वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस कि जो सैंपल ने दिया है और जो मैं अज्यूम कर रहा हूं वो ट्रू ही नहीं है, अलग अलग चीजें बता रहे हैं, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट ही नहीं है। जिनको ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपको बस ये देखना है कि 18.5 यहां पर है और वो रिजेक्शन रीजन में आ गया, इसलिए वी विल रिजेक्ट। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किस किस को ये समझ में आया? ये चीज समझ में आई जो मैंने नई चीज समझाई? ये आपको क्लास में नहीं समझ में, आपको क्लास में नहीं बताया जाएगी भाई दी। सोहानी, हाँ सोहानी, गुड। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको इकोनोमेट्रिक्स भी धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यही सब इकोनोमेट्रिक्स में होगा। मैं इकोनोमेट्रिक्स में वापस ये चीज़ समझाऊंगा कि ये दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस बनी है, ठीक है। नाउ अब व्हाट इज, हाउ डू वी रिजेक्ट या नॉट रिजेक्ट? अच्छा, हम ये नहीं बोलते कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम ये नहीं बोलते कि वी आर एक्सेप्टिंग द नल, वी आर हम या तो बोलते हैं नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस कुछ है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कुछ है। सो वी डू नॉट से दैट वी एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, ऐसा नहीं कहते हम बेसिकली कहते हैं रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस या फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो जैसे हम बोलते हैं कि एच नॉट, जब हम एच नॉट बोलते हैं तो एच नॉट क्या था हमारा? इनोसेंट, और एच वन था गिल्टी। तो अगर हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर आफ्ताब के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस मिल जाता है, देन द कोर्ट विल से दैट देयर इज इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट दिस पर्सन इज गिल्टी। अदरवाइज द कोर्ट विल से देयर इज नॉट इनफ एविडेंस। वो ये नहीं कहेंगे कि वो इनोसेंट है, वो कहेगा देयर इज नॉट इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट दिस पर्सन इज गिल्टी। सो व्हाट यू से इज यू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और यू वुड से यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस टू प्रूव गिल्ट। इस तरीके से किया जाता है। बहुत कम केसेस में होता है कि आपको जो आप बोलते हो कि द पर्सन इज इनोसेंट, यूजुअली कोर्ट्स ऐसे नहीं कहते हैं, यूजुअली कहते हैं दैट द स्टेट, द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू प्रूव दैट द पर्सन इज गिल्टी। इट्स नॉट द सेम एज इनोसेंट। तो इस तरीके से वी पुट आवर हाइपोथेसिस। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? लेट्स सी द प्रॉब्लम साइड ऑफ इट, जहां हम सबसे पहले टाइप 1 एरर पढ़ेंगे। अब ये टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैंने रिजेक्शन रीजन्स बनाए थे, ये वाला रिजेक्शन रीजन बनाया मैंने, और ये जो रिजेक्शन रीजन बनाया, दीज आर माय रिजेक्शन। ये किस बेसिस पे बनाया था? ये इस बेसिस पे बनाया था कि मेरे पास एक एक्स बार है और मैंने एक टी अल्फा बाई 2, और वेयर अल्फा इज व्हाट, यही तो करा था, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2, ऐसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स
बार, या फिर अगर आप जी टेबल ले रहे हो तो जी टेबल के केस में एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। तो ये जो अल्फा है, अल्फा के बेसिस के ऊपर ये वैल्यूज आई थी, ये जो प्लस माइनस की वैल्यूज आई थी वो अल्फा के बेसिस आई थी, जैसे हमने निकाली थी 2.052। तो ये जो वैल्यूज है दिस वर बेस्ड ऑन सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या था कि मैं कितना बड़ा रेंज लेना चाहता हूँ, ठीक है, कितना बड़ा प्रोबेबिलिटी लेना चाहता हूँ कि इस रेंज में लाई करें। अब दैट मीन्स अगर आपने 95% प्रोबेबिलिटी ली है कि इसके आसपास लाई करेगा, तो दैट मीन्स 5% प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इसके बाहर लाई करे। 5% प्रोबेबिलिटी यही है, ये 2.5% प्रोबेबिलिटी, ये 2.5% प्रोबेबिलिटी दैट आपका जो म्यू है वो एक्चुअली में इसमें लाई कर जाए, क्योंकि आपने 95% की तो आपने वो केस लिया था, 5% तो आपने एरर की वो प्रोबेबिलिटी रखी थी। सो टाइप 1 एरर जब हम बोलते हैं कि वो एरर कैसे करोगे, एरर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स। अब आपने कह दिया कि यार क्या कहते हैं, आपका जो एक्स बार आया, ठीक है, जो आपने म्यू जो आपने लिया वो आपने लिया 18.5, आपने 18.5 जो है वो आपने कह दिया रिजेक्ट। जबकि जब आपने ये जो वो बनाए थे, कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए थे, तब आपने 95% प्रोबेबिलिटी ली थी। तो हो सकता है कि 5% केसेस में आप गलत हो जाओ। तो एक्चुअली में वो ट्रू था, ठीक है, ये ठीक था, बट क्योंकि आपने अपना जो लिमिट्स थी वो इस तरीके से डिफाइन करी थी कि ये इसके बाहर आ गया, देयरफॉर दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। और रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहां पर वाले एरिया में या यहां पर वाले एरिया में, और वो कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसी को अल्फा भी बोलोगे। What is the probability of rejecting a null hypothesis when it's true? और यही आपको the error of rejection when the hypothesis is true। तो when we say, जब हमने कहा कि 18 पॉइंट हमने ये जो 5 है बिकॉज ऑफ द सैंपल हमारा सैंपल एविडेंस बता रहा है ये है, और हमने जो अज्यूम किया है वो है, इसके बेसिस पे हमने रिजेक्ट कर दिया। डज दिस मीन दैट द सैंपल डिड नॉट कम फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन whose mean is 18.5? तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि we cannot be absolutely sure for the confidence interval is 95% and not 100%। तो हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 95% का है, 100% का नहीं है। therefore there would be an error in rejection, अगर रिजेक्शन में एरर हो सकता है, एंड दैट टाइप 1 एरर इज द एरर ऑफ रिजेक्टिंग अन हाइपोथेसिस, क्योंकि वो उसके रेंज के बाहर आ गया व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। और फिर एक और एरर हो सकता है, एक और एरर क्या हो सकता है कि द एरर ऑफ एक्सेप्टिंग अ फॉल्स हाइपोथेसिस, कि आपने, दिस इज द अदर एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग। अभी मैं आपको एक टेबल भी बना के दिखाऊंगा, नॉट रिजेक्टिंग अ फॉल्स हाइपोथेसिस, आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपने कह दिया कि यार ये तो इस रेंज में लाई कर रहा है। सपोज आपका जो हमने ये बनाया रेंज, जो हमने बनाई, ये हमने बनाई थी कुछ 19.5, ये हमने बनाई थी कुछ 25 पॉइंट समथिंग, और ये हमारी थी 23.25, ठीक है। सपोज मैंने म्यू एक्स अज्यूम किया 24 और वो 24 इधर आ गया, तो मैं क्या करूंगा, what will I say? Do I reject this null or do I not reject this null? What will I do? Come on folks, what will I do? मेरा नल हाइपोथेसिस ये आ गया, डू नॉट रिजेक्ट करूंगा, इसको मैं नॉट रिजेक्ट में कर दूंगा। बट ये भी तो सोचो कि गलती हो सकती थी। ट्राई टू सी, जब भी आप नल हाइपोथेसिस देखते हो ना फोक्स, तो सोचा करो कि जब हम नल हाइपोथेसिस देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये पॉपुलेशन के बारे में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरी एक पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन के बारे में बोल रहा हूं, एक पॉपुलेशन है जिसका जो मीन है मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 24 है, और सैंपल से जो आया वो आ गया 23 पॉइंट। इस बेसिस पे तो मैं कह दूंगा कि नॉट रिजेक्ट, क्लियर, क्योंकि ये बिल्कुल पास है। और देखो ये दोनों जो पॉपुलेशन की और सैंपल की है, काफी कैन यू सी कि काफी ओवरलैप कर रही है डिस्ट्रीब्यूशंस दोनों,
कैन यू सी दैट? समझ में आया? दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस ओवरलैप कर रही हैं, तो मैं कहूंगा कि हाँ यार, ये लगभग जो है दोनों एक ही तरीके से, एक ही काइंड ऑफ पॉपुलेशन से आती हुई दिख रही हैं. सो आई विल से यार ये ऑलमोस्ट बराबर ही है, एंड आई वुड से कि आई विल नॉट रिजेक्ट इट. बट ये भी तो गलती हो सकती थी कि ये तो सैम्पलिंग एरर की वजह से एक सैंपल से आया. एक्चुअली में अगर आप देखते, कोई और सैंपल देखते, तो हो सकता है कि ये इतना दूर था, एक्चुअली में ये था, आपने अज्यूम कर लिया ये, ठीक है, आपके एक सैंपल से ये आया तो इसलिए ठीक था. तो देयर कैन बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग एंड द हाइपोथेसिस इज एक्चुअली में वहां वो आपका म्यू नहीं है, हाइपोथेसिस आपका गलत है, और आपने उसको कह दिया नॉट रिजेक्ट सैंपल की वजह से, एंड दैट इज गिवन एज 1 माइनस बीटा. अभी मैं बताऊंगा 1 माइनस बीटा क्या है. नाउ सी दिस, और इससे भी मैं आपको करा ही दूंगा. देखो, टाइप 1 एरर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस. दिस इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है. एंड देन यू हैव, ये आपका आ गया, ये टेबल ध्यान में रखो कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और टेस्ट डिसीजन क्या है. व्हाट वी आर सेइंग हियर इज, एक्चुअली दो ही केस बन सकते हैं, या तो आपका एच नॉट ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा, विच इज बेसिकली कि या तो आप कह रहे हो जो आपने हाइपोथाइज किया है वो या तो ठीक है या गलत है, और जो आपके सैंपल से आया है, सैंपल आपको कह रहा है कि रिजेक्ट कर दो और सैंपल कह रहा है कि एक्सेप्ट कर लो या डू नॉट रिजेक्ट कर लो. अगर दोनों करेक्ट बन जाते हैं, व्हेन वी से कि एक्चुअली में भी एच नॉट ट्रू है और सैंपल भी कह रहा है कि हाँ यार उसी रेंज में है, तो करेक्ट डिसीजन है. अगर सैंपल भी आपको कह रहा है कि एच सिचुएशन में एच नॉट फॉल्स है, और टेस्ट में भी आपको सैंपल से आपको पता चल रहा है कि हाँ यार वो फॉल्स है, तो ये भी करेक्ट डिसीजन है. अगर आपका रियल लाइफ में आपका जो पॉपुलेशन का एच नॉट है वो ट्रू है, बट आप रिजेक्ट कर रहे हो गलती से, तो वो आपका टाइप 1 एरर है. और दूसरा जो टाइप ऑफ एरर है कि ये फॉल्स है बट आपने एक्सेप्ट कर, तो ये टाइप 2 एरर है. Type 2 error, type 2 error is not 1 minus beta, is denoted as beta. Sorry folks, please change that. 1 minus beta is power of, उसको beta बोलते हैं. ये मैं एक बार जल्दी से, this is called as beta. This is called as beta. And 1 minus beta क्या होगा? ठीक है, अब हमें ये पता चल गया. देखो, दो चीजें पता चली. अब हमें दो चीजें पता चली. ये अब यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी, जिसको आती है उसको ठीक समझ में आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ true H naught is called as alpha. What is 1 minus alpha क्या होगा? What is 1 minus alpha then? Can someone tell me what is 1 minus alpha? Come on folks. What is 1 minus alpha? It will be probability of not rejecting folks. ये change नहीं होगा. Probability of not rejecting a true hypothesis. 1 minus alpha. Just a second folks. Yes. So this is 1 minus alpha. Similarly, probability of not rejecting a false hypothesis is beta. Probability of rejecting a false hypothesis is 1 minus beta. This is called as the power of test. This I'll explain in econometrics. Why is it called power of test? ठीक है, सही डिसीजन लेने की पावर. ठीक है, क्योंकि ये और ये सही डिसीजंस हैं, ये और ये गलत डिसीजन है. दिस इज कॉल्ड एज टाइप 1 एरर, दिस इज कॉल्ड एज टाइप 2 एरर. आप एक साथ दोनों एरर्स को मिनिमाइज भी नहीं कर सकते. दिस इज समथिंग ऑल्सो दैट मे बी स्टैट्स में आप लोगों ने करा हो. नाउ लेट्स जंप टू दिस. इट इज यूजुअली अज्यूम्ड कि टाइप 1 एरर जो है इज मोर सीरियस देन टाइप 2 एरर. The only way to decrease type 2 error without increasing type 1 error is to increase the sample size. ठीक है, एक ही यही तरीका रहता है. Now let us what we try to do is we try to keep your type 1 error at the most minimum as possible. ठीक है, think of what type 1 error is. Let's think of what type 1 error is. Type 1 error क्या बता रहा है? Probability of rejecting a true H naught. अब that means आप क्या कह रहे हो? हमारा एच नॉट क्या था? हमारा एच नॉट था दैट द पर्सन इज इनोसेंट, एंड हमारा H1 था कि वो गिल्टी है. यू आर सेइंग दैट आप रिजेक्ट कर रहे हो एच नॉट.
एक इनोसेंट आदमी को आप कह रहे हो कि वो गिल्टी है जबकि वो एक्चुअली में इनोसेंट था. इज दैट अ बिगर क्राइम और द अदर वे? समझ में आया? व्हाट इज अ बिगर क्राइम? नॉट पनिशिंग अ गिल्टी पर्सन और पनिशिंग एन इनोसेंट पर्सन? व्हाट डू यू थिंक इज अ बिगर क्राइम फॉर अ सोसाइटी? पनिशिंग एन इनोसेंट. हम कहते हैं ना कि हम यूजली लॉ में कहते हैं कि यार 100 लोग गिल्टी छूट जाए बट एक इनोसेंट को हमें हमें वो नहीं करना. एंड दैट इज व्हाई टाइप 1 एरर इज मोर सीरियस. You are basically putting an innocent person and saying that he is a guilty person, and you are punishing him where he is an innocent. The other kind of error is that you are letting off a guilty person knowing that he is guilty. So that is your type 2 error, which you want to minimize, but type 1 is much more serious. So type 1 error को हम बोलते हैं रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू. टाइप 2 एरर को बोलते हैं एक्सेप्टिंग एच नॉट या नॉट रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स. ठीक है. और 1 माइनस बीटा को हम पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं. अब हमारे पास 99% का भी कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया. अब हमने क्या किया, कैन यू सी, हमने उसी चीज का जो हमने जो सेम चीज करी थी, हमने उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ा दिया. हमने पहले जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया था वो किसका बनाया था? हमने बनाया था 95% का. ये टाइप 1 एरर. सुन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ा दिया, और जैसे हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ाया तो देखो क्या हुआ. कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसे हमने बढ़ाया तो क्या हुआ. पहले हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या आ रहा था? पहले हमारा ये था 23.25 और ये था हमारा 19.5 और ये था हमारा कुछ 25 पॉइंट समथिंग. ये था जब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला था. 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला तो ये वैल्यू आ गई 18.2, ये आ गई कुछ 26-27. अब जो 18.5 है वो अब यहाँ पर लाई कर गया. तो जो चीज़ पहले आपके रिजेक्शन रीजन में थी अब वो नॉन रिजेक्शन रीजन, एक्सेप्टेंस रीजन में आ गई. ठीक है. तो ये एरर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपने 5% का एरर लेके चला था तो इसलिए अब आपने सिर्फ 1% का एरर लेके चला है, इसलिए आपका ये जो बैंडविड्थ है ये बढ़ गया है, एक्सेप्टेंस रीजन बढ़ गया और इसके बीच में लाई कर गया. तो आपकी टाइप 1 एरर की गलती होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और कम हो गई. तो आप बहुत ज़्यादा लीवे दोगे. इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि हमें बहुत ही कम चांस करना है टाइप 1 एरर का, तो आप कहते हो कि आपने बार जो है वो बढ़ा दिया. कि मैं किसी को कई बार आपने ये केस सुना है कि, जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ विच वन ऑफ माय ब्रदर्स वाज हैंडलिंग. एक केस था, यूपी का केस है, ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ अ 6-year-old. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया कि ये बंदा गिल्टी है और डेथ पेनल्टी दे दी. हाई कोर्ट ने सेम कहा कि ये बंदा गिल्टी है और डेथ पेनल्टी दे दी. फिर उसके बाद ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सारे एविडेंस देखे तो उन्होंने कहा इन्होंने किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करी है और किस बेसिस पे डेथ सेंटेंस दिया है. उन्होंने कहा कि ये बंदा बहुत इनोसेंट है, आपके पास कुछ है ही नहीं, प्रूफ ही नहीं है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो लीवे होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग बेसिस के ऊपर. ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया आप उसके बेसिस पे कर दोगे. व्हाट इज द प्रूफ? किसी के कहने सुनने पे नहीं है, प्रूफ क्या है आपके पास, डीएनए का आपके पास क्या वो है, आपके पास सीमेन एनालिसिस था कि नहीं था. ये सारी चीजें आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी तब जाके स्टेट का केस प्रूव होगा. कुछ भी नहीं था इस केस के अंदर. एंड द सुप्रीम कोर्ट वाज शॉक्ड कि किस बेसिस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है. ठीक है. तो खैर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे तो था ही नहीं क्योंकि डेथ सेंटेंस के केस में सीधा हाई कोर्ट पे चला जाता है केस. तो किस बेसिस पे क्या कहते हैं हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया, तो दैट वाज क्रिमिनल. सो खैर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसके अलग तरीके की कोर्ट होता है इसका. तो क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो भी ऑर्डर्स दिए दैट वाज रॉन्ग. तो क्यों? क्योंकि आपने कहा कि हम किसी को गिल्टी तभी प्रूव करेंगे इफ वी हैव सफिशिएंट एविडेंस. आर यू एबल टू हियर मी फोक्स? हेलो, सॉरी, आई जस्ट थॉट कि आई लॉस्ट द कनेक्शन. हाँ, सो वो कहते हैं कि यार हम नॉट गिल्टी होने की जो वो है हम बहुत ज्यादा लीवे रखेंगे. ओनली इफ वी हैव सफिशिएंट एविडेंस तब हम गिल्टी प्रूव करेंगे उसे. तो हम हर किसी भी चीज को नहीं मानेंगे, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए
तो हमारे पास जब तक सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, जो रिजेक्शन वाला रीजन है, जब तक हमारे पास वो नहीं है तब तक हम नहीं मानेंगे. थिंक ऑफ इट इन एनालिटिक्स. हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज सिक्स सिग्मा? किसी ने सुना? सिक्स सिग्मा सुना है किसी ने? क्वालिटी चेक होता है सिक्स सिग्मा एक्चुअली. सिक्स सिग्मा क्या बोल रहा है? सिक्स सिग्मा कह रहा है कि जो मेरा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरोप्लेन के नट्स बनाता हूँ, नट्स एंड बोल्ट्स बनाता हूँ, तो वो सिक्स सिग्मा क्वालिटी होनी चाहिए कि उसकी फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए. सिक्स सिग्मा का मतलब हो गया x माइनस प्लस थ्री सिग्मा, प्लस माइनस थ्री सिग्मा, मतलब यहां पर 3 और यहां पर 3. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिक्स सिग्मा की क्वालिटी. सिग्मा के बाद क्या आ जाती है? 3 सिग्मा के बाद प्रोबेबिलिटी 99.7% की प्रोबेबिलिटी आ जाती है. तो दैट मीन्स फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.03% है, और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो आप. तो ओनली इन दैट केस यू विल बी रिजेक्टिंग. जो फेलियर का रेट होगा किसी नट का कि वो फेल कर जाए, सपोज एरोप्लेन का जो विंडो है उसके अंदर जो नट की फेलियर की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि वो विंडो निकल जाए बाहर, वो बहुत ही कम होनी चाहिए. इट्स सच अ क्रिटिकल कंपोनेंट. प्लेन क्रैश हो सकता है. तो वहां पर हम सिक्स सिग्मा क्वालिटी लेके चलते हैं. तो ये हमें, ये जो किस लेवल पे आप जाना चाहते हो वो डिफाइन करेगा अल्फा, कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू यू. इन केस ऑफ सोशल साइंसेस हमारा जो सिग्मा की प्रोबेबिलिटी होती है ना, हम यूजुअली 10% में भी काम चला लेते हैं. इतना लाइफ एंड डेथ का कोई मैटर नहीं होता सोशल साइंसेज में. बट अगर आप फिजिकल साइंसेज लो, अगर आप क्या कहते हैं से वैक्सीन जैसी चीज़ें ले लोगे, तो आपको चाहिए कि 0.001 1% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए. तो वो मैटर करता है आई मीन केस टू केस, की किस तरीके का आप किस तरीके के डोमेन में हो, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, उस सब पे डिपेंड कर सकें. फोक्स, लेट्स कंटिन्यू. सो इसको हम कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, 1 माइनस अल्फा को. ठीक है ना. अब हमारे पास एक और कोई केस है, उसके अंदर हमने इनइक्वालिटी निकाली और उसके बेसिस पर हम कर सकते हैं. ठीक है. नो, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच. ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है. कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच आती है. और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच से ही रिलेटेड एक वैल्यू आती है विच इज कॉल्ड एज पी वैल्यू. ये मैं आपको अभी ये पी वैल्यू दिखाऊंगा. हम ये सब करते ही नहीं है, हम सीधा पी वैल्यू चेक करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आई विल शो ऑल ऑफ दिस ऑन एक्सेल. ना, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच क्या होता है? अब हम इसमें कुछ और कर रहे हैं. इसमें हम करते हैं कि हम अपनी जो टी की वैल्यू है वो निकालते हैं. जो हमारे पास सैंपल से, जो हमारे पास टी की वैल्यू, हमारे पास सैंपल से ये पता है. ठीक है सर, जैसे हमारे पास आई थी 23.25, ये हमने हाइपोथाइज करी थी, हमने कहा था ये 18.5 है. ये हमारे पास सैंपल से और ये हमारे पास सैंपल से. तो कैन आई कैलकुलेट दिस टी, और ये हमारे पास टी की कुछ वैल्यू भी आई थी. तो हमारे पास कुछ टी की वैल्यू आई, टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू वो आ गई 2.6. यहाँ तक क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज टी स्टैटिस्टिक. ये क्लियर है? टी स्टैटिस्टिक कैसे आया? हमने वैल्यू निकाल दी कि हमारी टी की वैल्यू क्या है. फिर उसके बाद हमने चेक किया जो हमारे पास टी की जो टेबल है उसमें अगर मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेता हूं तो मेरे पास टी की, और एट 27 DF, तो टी की वैल्यू 2 टेल के अंदर आती है 2.052. और जो मेरी कंप्यूटेड टी की वैल्यू है, इसको हम कंप्यूटेड टी भी बोलते हैं, जो कंप्यूटेड टी की वैल्यू है वो इस रिजेक्शन वाले रीजन के अंदर आ रही है, तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा. तो बेसिकली बात वही है, इट्स दी सेम थिंग. कान आप यहां से पकड़ो कि यहां से पकड़ो. अब मैं आपको दोनों को साइमल्टेनियसली करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझना. यहां मैंने क्या किया था, यहां मैंने ली थी सैंपल की वैल्यू 23.25. ये जो वैल्यू आई थी ये मेरी आई थी 19 पॉइंट समथिंग. ये जो मेरी वैल्यू आई थी 25 पॉइंट समथिंग. और जो मेरी पॉपुलेशन की जो मैंने अज्यूम किया था, अब पॉपुलेशन को मैं इससे अज्यूम करके चल रहा हूँ. पॉपुलेशन के लिए मैंने अज्यूम किया था 18.5. ये मेरी पॉपुलेशन की, ये म्यू एक्स इज इक्वल टू 18.5 के हिसाब से था. अब मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको स्टैंडर्डाइज, जब मैं इसकी टी की डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ, तो टी का जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया तो मैंने लिया टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होता है 0. ठीक है.
और मेरे पास एक वैल्यू जो आई है वो आई है टी की, वो आई है यहाँ पर 2.025 और माइनस t.025। ये वैल्यूज़ कैसे आई थी मेरे पास? ये वैल्यूज़ आई थी जब मैंने t की वैल्यू को चेक किया था, t α/2, ठीक है, एट df जो है 27 पे। ये मेरे पास t की वैल्यूज आई थी। अब जो मेरे पास सैंपल से आया है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मेरी जो t की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? इसके अकॉर्डिंग मेरी t की वैल्यू आ रही है 23.25 माइनस 18.5 अपॉन जो स्टैंडर्ड एरर है ऑफ एक्स बार। जब मैंने ये वैल्यू निकाली तो मेरे पास आई है 26 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये मेरे सॉरी 2.6 समथिंग। तो ये 2.6 जो है वो यहाँ लाई कर रही है, ये आ गई यहाँ पर 2.6। तो मैं ये कह रहा हूं दैट दिस लाइज द वैल्यू दैट दिस सैंपल हैज गिवन मी लाइज इन द रिजेक्शन रीजन। द वैल्यू दैट दिस सैंपल हैज गिवन मी लाइज इन द रिजेक्शन रीजन बिकॉज दिस इज बीइंग ड्रॉन। ये जो है दिस इज बीइंग ड्रॉन, ये जो वैल्यू आई है ये मेरे इस वाले रीजन के अंदर आ गई है। ये मेरा कट ऑफ पॉइंट है। अगर दिस इज माई क्रिटिकल वैल्यू, this is which I called as my critical value, and this is what I call as my computed value. If my computed value, ठीक है, का modulus, ठीक है, plus minus is greater than my critical value, then I will reject my null hypothesis, चाहे वो इधर हो या इधर हो। That is the rule that if my critical computed value जो आई है, computed t statistic जो मैंने निकाला है अपने सैंपल, कंप्यूटेड का मतलब जो मेरे सैंपल से निकला है। सैंपल से निकलने का मतलब क्या है? सैंपल से मतलब निकलने का मतलब है एक्स बार माइनस म्यू एक्स अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार से आया है जो आया है, अगर वो प्लस माइनस, क्योंकि ये वो है और टू टेल टेस्ट है, इफ इट्स ग्रेटर देन माई टी का क्रिटिकल वैल्यू देन आई विल से, खैर ये एक्चुअली क्रिटिकल वैल्यू के आगे ये मॉडुलस होना चाहिए, ठीक है, is greater than this, then I will say that this I will reject, क्योंकि इसका ये मतलब है कि आपके इस वाले एरिया में या फिर इस वाले एरिया के अंदर आपका कंप्यूटेड टी की वैल्यू आई है। ये समझ में आया? इट्स स्टेटिंग द सेम थिंग। यहां पर पहले वो कॉन्फिडेंस इंटरवल थे, वो 19.5 और 23 वाली वैल्यूज थी। अब बस उसको कन्वर्ट करके हमने उन 19.3 और उसको कन्वर्ट करके हमने दूसरे टर्म्स में लिख दिया। यहाँ पर वी हैव जस्ट कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट टर्म्स। नाउ इफ आई सी दिस, व्हाट आई गेट इज, मेरे पास एक टी स्टैटिस्टिक है। हम ये कह सकते हैं कि टी स्टैटिस्टिक इज सिग्निफिकेंट या टी स्टैटिस्टिक इज इनसिग्निफिकेंट। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो, इफ यू आर रिजेक्टिंग योर नल, तो you will say my t statistic is significant. Test significant generally means that we reject the null hypothesis. Very important term कि जब हम रिजेक्ट करने वाले हैं उसका मतलब सिग्निफिकेंट क्यों है? उसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट, रिमेंबर सिग्निफिकेंट जजमेंट आई है, देयर इज सिग्निफिकेंट एविडेंस टू प्रूव द गिल्ट ऑफ आफ्ताब। इसका ये मतलब है कि आपके पास सिग्निफिकेंट एविडेंस मिल गया है आपको which proves the guilt। तो अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो नल को, you are basically saying that you are going to you can reject your null hypothesis। and अगर आपके पास significant evidence नहीं है तो you will say your t statistic is insignificant, ठीक है। और ऐसे ही आपका टू टेल, जैसा अभी हमने ये देखा ना, ये हमारी वैल्यू आई। अब हमारी जो वैल्यू आई थी टू टेल के केस में, ये वैल्यूज आई थी, ठीक है, और हमारा जो टी का कंप्यूटेड वैल्यू थी वो इस रेंज में थी, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। अगर वन टेल करोगे तो वन टेल के अंदर ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरीके से यू कैन अप्रोच। ये मैंने आपको याद रख सकते हो, ऑल्टरनेटिव टेस्ट और वो क्रिटिकल रीजन जो है किस तरीके से बनता है। ये आपने स्टैट्स में भी देखा होगा बेसिकली। सो यू ऑलवेज से दैट यू डू नॉट रिजेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पी वैल्यू। अब व्हाट यू इंस्टेड डू इज, लास्ट चीज है फोक्स, उसके बाद हम एक्सेल पे जल्दी से चले जाएंगे। दिस इज द लास्ट थिंग। व्हाट यू कैन इंस्टेड डू इज, हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास ये बेंचमार्क्स भी हैं, ये हमारे पास बेंचमार्क टी वैल्यू के हमारे पास बेंचमार्क्स हैं,
ये जो टी वैल्यू का T.052 था, ये क्या था? ये हमारे पास वैल्यू थी कि ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया मिला के हमारे पास 5% का एरिया है. Alpha was equal to 5%. Now, if my computed T is equal to 2.6, और वो क्योंकि दोनों साइड पे हो सकता है, तो T की वैल्यू अगर मैं 2.6 देखूं, प्लस 2.6 और माइनस 2.6, तो कैन आई फाइंड दिस एरिया, ये वाला एरिया? अगर मैं इन दोनों एरियाज को देखूंगा, ठीक है, अगर मैं इन दोनों एरियाज को देखूंगा, इन दोनों का सम जो होगा वो 5% से कम होगा. और जो कंप्यूटेड टी के अलोंग साइड जो कवर्ड एरिया है, कंप्यूटेड टी के हिसाब से जो एरिया आ रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ऑब्जर्व्ड मतलब आप इस टी वैल्यू पे एरिया चेक करोगे टी टेबल में जाके कि कितना एरिया बन रहा है इसके हिसाब से. ये तो बन रहा था जब हम 5% एरिया निकालना चाह रहे थे, 5% रिजेक्शन. बट अब उल्टा हो गया. अब आपके पास ऑलरेडी क्रिटिकल वैल्यू पता है. अगर आपको ऑलरेडी कंप्यूटेड वैल्यू पता है, कैन यू फाइंड दिस एरिया कि कितना एरिया कवर करता है? दैट एरिया इज कॉल्ड एज पी वैल्यू, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ये तो है कि कितना क्रिटिकल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक्सेप्टेड है, बट ऑब्जर्व कितना हुआ. इफ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, सिंपल आपको ये चेक करना है बस. अब इफ P इज लेस देन अल्फा, P लेस देन अल्फा तभी होगा जब वो रिजेक्शन वाले रीजन के अंदर ही, इस वाले एरिया में ही होगा. देन यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. इफ P इज ग्रेटर देन अल्फा, इफ P इज लेस देन अल्फा, देन योर टेस्ट स्टैटिस्टिक इज सिग्निफिकेंट. इफ P इज नॉट लेस देन अल्फा, देन इट इज नॉट सिग्निफिकेंट. ये समझ में आया? दिस वॉज ऑल, कम ऑन, रिपीटेड स्टार्ट्स फॉर यू. ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू एक्सेल. एक्सेल पे आ जाओ. हमारे पास रिमेंबर ये डेली कस्टमर काउंट का डेटा था. मैं क्या करता हूँ, मैं डेली कस्टमर काउंट पे वापस डेटा पे जाओ, डेटा एनालिसिस पे जाओ. इसका क्या करो, इसका आप लो, ये मेरे पास आ गया. मेरे पास आया मीन जो है वो मुझे इस सैंपल के हिसाब से मीन जो है मेरे पास आया 786. दैट मीन्स इफ आई ड्रॉ अ सैंपल, मैं अगर ये बनाता हूँ तो मेरा सैंपल मीन जो आया वो आया 786. नाउ सी अनदर थिंग, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन. देखो ये आ गया 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन. दैट मीन्स अगर मैं, ये मेरा सैंपल से मीन आया 786, तो मेरे पास जो ये कॉन्फिडेंस 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आया, ये आया 786 माइनस 17 और 786 प्लस 17. दैट मीन्स ये वाला जो रीजन है ये 5% है. समझ में आया? ये यहाँ से आया. यस नो फोक्स, पक्का सबको समझ में आया ये चीज? नाउ लेट्स टेक द केस कि मैंने अपना म्यू लिया 820. बेस्ड ऑन दिस विल यू रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस और विल यू नॉट रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस? व्हाट विल यू से? आप इमीडिएटली कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच से निकाल सकते हो इसको. व्हाट विल यू डू? सपोज आई से दैट my null hypothesis is mu is equal to 820. What will you do? Will you reject this null? Will you not reject this null? On 5% confidence interval. 5%. Come on folks, this is where you get tested. पढ़ना तो कोई भी पढ़ लेगा, सीखना है, अपने आप सॉल्व करके देखना है. क्या हुआ है तो बिल्कुल सामने लिखा हुआ है आंसर. कम ऑन folks. वंशिका says reject. Any other? जिसको समझ में आया कि रिजेक्ट क्यों हो रहा है, ये सिंपल है गाइस, इसमें कुछ है ही नहीं. 786 प्लस 17 विल गिव यू 803. आपने अज्यूम किया 820. 820 कहाँ लाई कर रहा है? 820 तो कहीं यहाँ लाई कर रहा है ना, रिजेक्शन रीजन में. काम खत्म. टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच से आपको इमीडिएटली पता चल गया. ठीक है, नाउ लेट अस सी कि हमारी इसका अगर मैं वो देखना चाहता हूँ. यस, लेट अस सी कि हमारी इसकी पी वैल्यू और उस बाकी सब कुछ देखना चाहता हूँ मैं उसको. ठीक है, ना मेरे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05. अब मैं बोल रहा हूं कि मेरा जी स्टैटिस्टिक क्या होगा. जी स्टैटिस्टिक होगा मेरा, हाउ डू आई कैलकुलेट जी फोक्स? अच्छा नहीं, पहले मैं लेता हूं यहाँ पर
नल हाइपोथेसिस लेता हूँ। ठीक है, नल हाइपोथेसिस मैंने लिया कि 820 है ये। ठीक है, अब मैं जी स्टैटिस्टिक लेता हूँ। जी स्टैटिस्टिक कैसे निकालूं फोक्स? जी स्टैटिस्टिक कैसे निकालूं? कैन समवन हेल्प मी आउट? जी स्टैटिस्टिक निकालने के लिए जी निकाल लो, टी छोड़ो, अभी जी से काम कर ले। स्टैंडर्डाइज करूँ? स्टैंडर्डाइज कैसे करूँगा? कैसे करूँ महिमा स्टैंडर्डाइज? यहाँ सब कुछ गिवन है, मुझे बस बता दो कैसे करना है। कम ऑन फोक्स, कम ऑन। स्टैंडर्डाइज का आपको तरीका भी तो पता है यार। आपको पता है इट इज गोइंग टू बी दिस विच इज माई सैम्पल मीन माइनस my population assumed mean divided by what? Standard error. Can you see कि ये z की वैल्यू आ गई मेरी? yes no come on folks, समझ में आया कि ये z की वैल्यू आई है? ठीक है, नो और वैसे ही z से आपको दिख जाना चाहिए कि ये वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। अब अगर मुझे अपनी z की वैल्यू देखनी है कि मेरी एक्सेप्टेबल क्रिटिकल z की वैल्यू क्या है, z क्रिटिकल, ठीक है, z क्रिटिकल अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? मैं कहता हूँ नॉर्म प्रोबेबिलिटी मीन ज़ीरो, और वो तो खैर मुझे एक्चुअली वही डाल देना चाहिए था। मैं एक और तरीका बताता हूँ अभी आपको। ये मेरी वैल्यू होनी चाहिए थी, ये मेरी क्रिटिकल वैल्यू। एक और तरीका जी की इसकी वैल्यू निकालने का, ये आप क्या कर सकते थे? नॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड इनवर्स, बस प्रोबेबिलिटी ये डालते हैं। ये एक्चुअली इसमें मैंने दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल लिया, यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल की जगह पे उसका वो 0 और 1 डाल दिया, एक ही बात है। समझ आया दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल में तो हमें पता ही है ना कि 0 और 1 है, यहाँ पर मैंने 0 और 1 डाल दिया। दोनों में डिफरेंस फॉर्मूला का समझ में आया? यस नो? ये कुछ नहीं है, बस दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? नाउ अब ये इससे दूर है। नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज, मेरी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो मैं कह रहा हूँ कि वो है -1.6, मेरी जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो आई है -3.7। तो सिंपल रिजेक्शन रीजन में आई विल रिजेक्ट इट। द अदर वे इज, द ब्यूटिफुल वे इज, हाउ डू यू गेट द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ दिस? पी वैल्यू निकालता हूँ मैं इसकी। अब पी वैल्यू में मैं कहूँगा इसको कि मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो नॉर्म स्टैंडर्ड क्यूमुलेटिव ये चाहिए, और क्यूमुलेटिव को ट्रू करते हैं यार मुझे। दिस इज, व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज 7 raised to the power 10 raised to the power -5, that means 0.00007। दिस इज व्हाट इट इज। तो मेरी जो क्रिटिकल वैल्यू थी मैं किस पे एक्सेप्ट करने वाला था? मैं कह रहा था यार 5% पे भी ले लूंगा तो 0.025 पे, और यहाँ पर 0.025 पे मैं ले लूंगा। मेरी जो वैल्यू आई है वो आई है 0.00007, इतनी यहाँ पर कहीं पे आई है, तो रिजेक्शन रीजन में। समझ में आया? e⁻⁻05 का मतलब है 10⁻⁻5। पक्का सबको इससे समझ में आया? टी डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हो आप इसको, सेम टी इनवर्स, सेम टी सब कुछ टी से भी आप कर सकते हो। सपोज मैं कहता हूं कि मुझे टी का ये वैल्यू चाहिए थी, टी इनवर्स, तो मैंने कहा कि ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मुझसे पूछेगा, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैं उससे बोल दूंगा दिस -1, ये आ गई वैल्यू, आ गई सेम चीज। और वैसे भी आपको पता है कि जब n जो होता है वो ग्रेटर देन 120 होता है तो वो टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल हो जाता है। अब हम अपना वाला केस कर लेते हैं। हमारा वाला केस क्या था, किसी को याद है? एक मिनट जरा, टी इनवर्स हमारी प्रोबेबिलिटी थी 0.05, किसी को याद है हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना था? 27 था ना? हाँ, ये वैल्यू आई थी, और ये वैल्यू थी जब ये टू टेल ये आई थी ना वैल्यू 0.025 करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मुझे एक तरीके का देखना है ना, यहाँ पर देखना है कितना है, तो यहाँ पर तो 0.025 ही आएगा ना, तो मैंने 0.025 डाला, 27 डाला, सेम आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? यस नो फोक्स, कम ऑन, फॉर्मूला सिंपल है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू, पक्का समझ में आ गया यहाँ से? ये इसमें अब आप थोड़ा सा और ट्राई करना बस। यहाँ पर क्या समझ नहीं आया दीपा, ये तो बताओ। अनम्यूट कर रहा हूँ तो मैं, कहाँ हूँ दीपा? क्या समझ नहीं आया? इसमें जो भी आपने लास्ट में किया ना -2.05180 करके, और इसको जो डिपिक्ट किया यहाँ पे, हाँ ये वाला जो ये करा मैंने, हाँ वो 27 कहाँ से क्या आया? वो 27 कुछ नहीं है, ये वाली वैल्यू है। रुको, ये जो मैंने वैल्यू ले रहा था ना,
मैं यहाँ से तुम्हें वो सेम वैल्यू जो हम टेबल से देखते हैं ना, वो सेम वैल्यू मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था तुम्हें कि हमारे पास ये वैल्यूज कहाँ से आ रही थी। ये जो और टी और उसमें जो इनवर्स वाला है, इनवर्स क्यों यूज करा हमने? इनवर्स, इससे पहले किया देखो था। इनवर्स तब यूज करते हैं जब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो दो चीजें समझो, एक्सेल के अंदर हम क्या यूज करते हैं। एक्सेल के अंदर जब भी आप इनवर्स वाला फंक्शन यूज कर रहे हो, और पाइथन में भी यही है भाई दी वे, जब आप इनवर्स वाला फंक्शन यूज कर रहे हो तो आप उसको बता रहे हो कि मुझे प्रोबेबिलिटी पता है, आई नो द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक मिनट, आई नो द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यू आर सेइंग मुझे प्रोबेबिलिटी जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और मैं आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बता रहा हूँ, मुझे आप अपनी क्रिटिकल वैल्यू दे दो। तो जब आपको प्रोबेबिलिटी से क्रिटिकल वैल्यू चाहिए, व्हेन यू हैव द प्रोबेबिलिटी विद यू एंड यू वांट द क्रिटिकल वैल्यू, तो आप इनवर्स का फंक्शन निकाल रहे हो। आपने प्रोबेबिलिटी, यूजली क्या होता है कि मैं नॉर्मल क्या होता है, मैं टी की टेबल से टी की वैल्यू निकालता हूं और उससे मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। दिस इज नॉर्मल टी, जिसको हम नॉर्म टी बोलेंगे या नॉर्म बोलेंगे। और अगर मैं ये टी की वैल्यू ऑलरेडी दे दूं आपको और कहूं कि, और मैं आपको ये प्रोबेबिलिटी दे दूं ये आपको, और मैं कहूं कि यार ये मेरी प्रोबेबिलिटी है, मुझे अब ये वाला टी दे दे, तो वो इनवर्स वाला लग जाएगा। जब आप प्रोबेबिलिटी से क्रिटिकल वैल्यू पे आते हो तो आप इनवर्स फंक्शन यूज करोगे। जब आप नॉर्मल क्या कहते हैं उससे क्रिटिकल वैल्यू से प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हो तो आप नॉर्मल फंक्शन यूज करोगे। ध्यान रखना है इन दोनों फंक्शंस का, वो अपने आप ही आपको प्रॉम्प्ट भी कर देगा। कभी कंफ्यूजन हो, मुझे भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ ऐसा नहीं है, मैं इसलिए रटता नहीं हूँ इनको। रटने की क्या जरूरत है जब मुझे ऑलरेडी प्रॉम्प्ट ही कर रहा है, मैं कभी रटता ही नहीं। इसको क्या करा मैंने, नॉर्म किया, नॉर्म करने के बाद वो मुझे अपने आप ही दे देगा। और बेस्ट चीज़ है, नहीं आ रहा ना, सीधा गूगल कर दो। और उससे भी बढ़िया चीज़ क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको एक और चीज़। इनवर्स कह रहे थे आप सो और आपको फंक्शंस भी दिखा देगा। और सो यू डोंट नीड टू मग दिस इज ऑलरेडी देयर। इनवर्स फंक्शन बता रहा है वो आपको, लेफ्ट टेल इनवर्स फंक्शन बता रहा है वो आपको, इनवर्स जो होगा, ठीक है। और आप बस उसको बता दो कि कितना एरिया चाहिए, वो आपको दे देगा उसका उसका अपना। और वो लेफ्ट टेल से हमेशा सारी डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट टू राइट देखता है एक्सेल। इनफैक्ट पाइथन भी यही करता है, सारी डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट टू राइट देखता है। तो वो माइनस से शुरू होगा और आगे पॉजिटिव जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए तो आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। लेट्स मूव ऑन टू क्विकली ऑन। ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये आवाज आई कहाँ से? मैंने तो किसी को अनम्यूट किया ही नहीं हुआ ना। थ्योरी वाले एग्जाम में ये सब नहीं है, थ्योरी वाले एग्जाम में सब कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको एक्सेल समझा रहा हूँ कि एक्सेल पे कैसे करना है। नहीं, अल्टीमेटली आपको एक्सेल पे भी आना चाहिए ये सारी चीज़ें। हाँ, सेम ही भाई, जब बाय द वे आप आर पे कर सकते हो। आई थिंक ऐश्वर्या ने तुम्हें आर पे सिखाया था। लेट्स मूव ऑन टू, हाँ, लेट्स मूव ऑन टू दिस। नाउ व्हाट इज दिस 2T टेस्ट, ठीक है। अब हम 2T टेस्ट देखेंगे और फिर देखेंगे कि व्हाट इज अनोवा एंड व्हाट इज पेयर 2T टेस्ट, ठीक है। जल्दी से देखते हैं, उसका जो जो रह जाएगा मैं आपको आज एसेंस समझा रहा हूँ, वो एक और क्लास में आई विल एक्सप्लेन यू दी एक्चुअल वर्किंग ऑफ दिस फॉर्मूला के थ्रू। नाउ सपोज ये एक होटल है, ठीक है। होटल का रिसेप्शन है, मान लो रिसेप्शन है, और दिस इज अ बीच होटल, ठीक है। बीच होटल्स में क्या यूजुअली होता है, अगर आप कभी बाली जाओ या किसी अच्छे बीच होटल में जाओ तो आपका बीच में एक रिसेप्शन होगा, फिर आपकी ना कॉटेज विंग्स होंगे और वहाँ पर कॉटेजेस होंगी, ठीक है। तो 4 विंग्स हैं जहाँ पर कॉटेजेस हैं, विंग ए, विंग बी, विंग सी, विंग डी, ठीक है। ये एक विंग है, ये दूसरा विंग है, ये सी है और ये डी है। अब इस रिसेप्शन से हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइम्स कि लगेज कितने टाइम में यहाँ पहुंच सकता है, कितने टाइम में यहाँ पहुंच सकता है, कितने टाइम में यहाँ पहुंच सकता है, कितने टाइम में यहाँ पहुंच सकता है। हमने 13 बेल बॉयज देखे, उन सब का हमने एवरेज टाइम निकाला, कुछ का हमने सी और डी का भी निकाला, तो हमने कुछ एवरेज टाइम्स निकाले। नाउ these are two separate, remember folks, these are two separate wings. It's something like comparing the scores of two separate, for example मैं गार्गी और
से सेंट स्टीफन्स के बच्चों के एवरेज स्कोर ले रहा हूं और उनको कंपेयर कर रहा हूं. टू सेपरेट सैंपल्स which are absolutely separate from each other, which is very different from पेयर 2T टेस्ट, बिकॉज पेयर 2T टेस्ट के अंदर मैं सेम ही सैंपल का बिफोर एंड आफ्टर करने वाला हूं. इट्स समथिंग लाइक कि आप पेयर टी टेस्ट में क्या होगा, एक वो बच्चे जो आज क्लास में हैं और वो बच्चे जो आज क्लास में नहीं, क्या इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन पीपल हु आर कमिंग टू माय क्लासेस एंड उनका स्कोर, एंड जब वो नहीं आ रहे थे और फिर बाद में वो आए तो क्या उनके मार्क्स में स्कोर में डिफरेंस आया. और अगर मैं दो अलग अलग सैंपल्स क्रिएट कर रहा हूं जिनमें जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं और जो क्लास में नहीं आ रहे हैं, ये 2 सैंपल टेस्ट है. बट एक बच्चा जो पहले क्लास में नहीं आया था, वही बच्चे बाद में क्लास में आ गए, दे केम इन द क्लास, इनके स्कोर्स में डिफरेंस है या नहीं है, दैट इज पेयर्ड, क्योंकि पेयर हो गए. यही बच्चे पहले नहीं आए थे फिर ये बाद में आ गए. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेयर टी टेस्ट. नाउ व्हाट आई डू इज, तो मैं इन दोनों में देखना चाहता हूं दैट इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन दीज एवरेजेस. क्या इन दो विंग्स के बीच में डिस्टेंस जो है, टाइम टेकन जो है, वो सेम है कि नहीं है. तो मैं 3 तरीके से ये फ्रेम कर सकता हूं. मैं फ्रेम कर सकता हूं दैट द डिफरेंस इन विंग ए इज द मीन टाइम टेकन टू ट्रैवल टू विंग ए इज द सेम एज बी. The mean time taken to travel to wing A is greater than wing B. The mean time taken of B is greater than wing A. यही तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर मैं 2 विंग्स को कंसिडर करूं. जब आपको चारों करना तो अनोवा आ जाएगा, बट आप जब 2 का पेयर को टेस्ट कर रहे हो तो आप 2T टेस्ट करते हो. 2T टेस्ट करने का तरीका क्या है, आप यहां जाओ डेटा के अंदर, डेटा एनालिसिस, यहां पर आपको एक मिलेगा 2T सैंपल अज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंस. अज्यूम करके चलो कि अनइक्वल वेरिएंस है. ठीक है, ये आपको कहेगा कि बस बॉस मुझे पहला तो बताओ. मैंने कहा यार पहला ये है मेरा. फिर कहता है कि दूसरा बताओ, दूसरा वेरिएबल कौन सा है. मैंने कहा यार दूसरा ये है. फिर मैंने कहा कि हाइपोथेसाइज्ड डिफरेंस क्या है. हाइपोथेसाइज्ड डिफरेंस मैंने कहा 0 है, कि दोनों इक्वल को अज्यूम करके चल रहा हूँ. ठीक है, फिर मैंने कहा कि लेबल्स मेरे पास हैं ऑलरेडी, मुझे नई वर्कशीट पे दे दो, वो उठा के दे देगा मुझे. Now what this is telling me is this T statistic is telling me अगर ये T की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक का एवरेज जो है, देखो एक का जो एवरेज है वो 10 है, एक का 8 है, तो आर दीज वेरी डिफरेंट फ्रॉम, मतलब एक 10 मिनट में टाइम में डिलीवर करता है, एक 8 मिनट में डिलीवर करता है. तो आर दीज 2 डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और नॉट, गिवन कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि दोनों इक्वल है. तो अगर मैं इसकी वो देखता हूं, टी स्टैटिस्टिक देखता हूं, तो टी स्टैटिस्टिक आया 3.9. बट आपको बेसिकली देखना है कि क्रिटिकल टी क्या है. तो आप क्या करोगे, आप टी डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे और टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर आपकी जो क्रिटिकल टी की वैल्यू है, सपोज आपने कहा कि मेरी क्रिटिकल टी की वैल्यू 2 है बेस्ड ऑन 95% प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो और आपकी जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है, जो आपकी ए वाली वैल्यू आई है 2.7 है, 2.7, तो यू विल से आई विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कि ये दोनों इक्वली बराबर है. और वही आपको यहां पर भी दिखता है. कैन यू सी दिस वैल्यू P लेस देन क्रिटिकल T, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आ रही है 0.0006666, विच इज लेस देन, दिस इज द P वैल्यू. और P वैल्यू अगर अल्फा से कम हो तो वी ऑलवेज रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. ध्यान रखना, P अगर लेस देन अल्फा है तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल से. मे बी इन द नेक्स्ट क्लास आई टेल यू कि वर्किंग हुई कैसे. ठीक है, कि अल्टीमेटली हुआ कैसे. ये दोनों हम म्यू ए माइनस म्यू बी अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ म्यू ए माइनस म्यू बी देखते हैं. वो टी स्टैटिस्टिक कैसे निकालते हैं दैट आई विल टीच यू. बट इन अ सेंस इस पूरे एनालिसिस से हमारे पास जो हमारे पास क्रिटिकल टी आया है वो ये है, और जो पी वैल्यू आई है वो ये है. और जब भी पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा वी विल रिजेक्ट. और उसका ये मतलब आ रहा है कि दीज 2 सैंपल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये सैंपल्स बराबर नहीं है, एक क्लास बेटर है दूसरी क्लास से. और इस केस में हमें ये भी दिख रहा है वन टेल टेस्ट के अंदर कि ये जो विंग ए है वो उसमें ज्यादा है. आई कैन ऑल्सो से विंग ए इज ग्रेटर देन विंग बी. एवरेज ऑफ विंग ए इज ग्रेटर देन विंग बी. ठीक है, क्योंकि मीन ऑफ ए इज ग्रेटर देन मीन ऑफ बी. एसेंस समझ में आया कि वेयर डू वी यूज 2T टेस्ट. जब 2 सैंपल्स को कंपेयर करते हैं,
देन वी यूज 2t। ये समझ में आया? तरीका सेम ही है, तरीका विल बी दी सेम कि आपको p वैल्यू चेक करनी है और p वैल्यू अगर अल्फा से कम है तो रिजेक्ट कर दोगे, वट एवर इज योर नल। I'll explain to you maybe in last class, एक और क्लास ले लूंगा, I'll explain कि टी स्टैटिस्टिक कहाँ कैसे है, नहीं तो आप अपनी किताबों में भी चेक कर सकते हो कि स्टैटिस्टिक निकालते कैसे हैं। यस नो फोक्स, ओके। लास्ट थिंग, अच्छा नहीं सेकेंड लास्ट थिंग, अब एक और चीज आप कर सकते हो, अनोवा। सपोज मैं कहता हूं मैं इन चारों को देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं चारों में डिफरेंस है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाता हूं डेटा पे, डेटा एनालिसिस, और यहां पर आपको मिलेगा अनोवा सिंगल फैक्टर। नाउ व्हाट इज दिस अनोवा सिंगल फैक्टर? अनोवा सिंगल फैक्टर बता रहा है मुझे कि मुझे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बताता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बताता है कि क्या मेरे पास जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं वो किस वजह से डिफरेंट है, उनका जो वेरिएंस आ रहा है वो किस वजह से डिफरेंट आता है, वो मुझे बताता है। और सिंगल फैक्टर का मतलब ये है कि यहां पर मैं एक ही फैक्टर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं और टाइम का फैक्टर है, ठीक है। हो सकता है मल्टीपल फैक्टर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, हाइट एंड वेट दोनों हो सकते हैं, बट यहां मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ टाइम के बेसिस के ऊपर मैं देखना चाह रहा हूं कि आर दीज 4 सैंपल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और नॉट। और मैं कहता हूं लेबल्स यस, कि मेरा लेबल्स दे रखा है, और मैं इसको ओके करता हूं तो मेरे पास एक टेबल बना के देगा। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल फैक्टर अनोवा टेबल। ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है कि बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंस कितना है, मतलब एक ग्रुप के अंदर और दूसरे ग्रुप के अंदर वेरिएंस कितना है, और विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप वेरिएंस कितना है, एक ही ग्रुप के अंदर वेरिएंस कितना है, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर भी विंग ए के अंदर भी कई घर हैं, कई वो होंगे, क्या कहते हैं, रूम्स होंगे, उसके अंदर कितना टाइम लग रहा है, वर्सेस विंग ए और विंग बी के बीच के अंदर डिफरेंस कितना है, विंग बी और विंग सी के बीच में डिफरेंस कितना है, विंग सी और विंग डी के बीच में डिफरेंस कितना है। तो वेरिएंस के 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक ही पर्टिकुलर विंग में भी अलग अलग वेरिएंस हो सकते हैं। दूसरे विंग के अंदर सपोज, इसको छोड़ो, मैं कह रहा हूं ये गार्गी है, ये एलएसआर है, ये मिरांडा है, और ये जीसस एंड मेरी है। इन सारे स्टूडेंट्स के बीच, इन सारी क्लासेस के बीच में वेरिएंस हो सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज बिटवीन ग्रुप्स, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज बिटवीन ग्रुप्स। बट विद इन गार्गी, विद इन एलएसआर, विद इन मिरांडा, विद इन जेएमसी भी तो वेरिएंस होगा ना लोगों के स्कोर्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज विद इन ग्रुप वेरिएंस। अब आप देखना चाहते हो कि विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप का जो वेरिएंस है वो कितना है, तो आप उसको बेसिकली हम देखते हैं कि ग्रुप्स कितने हैं, 4 ग्रुप्स हैं, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है। विद इन बिटवीन ग्रुप्स कितने हैं, बिटवीन ग्रुप्स आपके पास टोटल 39 है, 3 आपकी मीन्स में निकल जाएगा, 36 डीएफ है आपका, ठीक है। तो आप देयर समथिंग कॉल्ड मीन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालो, अभी आपको जरूरत नहीं है। आप बेसिकली क्या देखते हो कि बिटवीन ग्रुप्स जो वेरिएंस है अपॉन विद इन ग्रुप्स जो वेरिएंस है वो कितना है। क्या बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंस बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू विद इन ग्रुप्स वेरिएंस? अगर बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंस बहुत ज्यादा है तो दैट मीन्स ये चारों के चारों अलग अलग है, तो उसको आप डिवाइड करते हो, उसको हम बोलते हैं एफ रेशो। एफ रेशो इज नथिंग बट अ रेशो ऑफ 2 वेरिएंसेस। ये मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा, क्या कहते हैं, इकोनोमेट्रिक्स के अंदर। और इस एफ टेबल में जाके इसकी पी वैल्यू चेक करोगे तो आपकी पी वैल्यू बहुत कम आई, और यू विल से आई रिजेक्ट माय नल हाइपोथेसिस, वेयर योर नल हाइपोथेसिस इज ए का वेरिएंस, ए बी सी और डी जो है वो इक्वी डिस्टेंट है, या फिर यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक बराबर के हैं, and if your p value is less you will reject your null hypothesis. This is called as ANOVA. I don't think कि ANOVA आपके सिलेबस में, I'm not sure, मैंने बस आपको पढ़ाना था इसलिए I just told you ANOVA. Later on this will definitely come in statistics में है क्या ANOVA folks? I'm not sure, I don't teach statistics. है क्या ANOVA आपके सिलेबस में? Yes, no. अच्छा ठीक है, बट सिंपल अगर नहीं है तो सिंपल याद रखो, ANOVA कब यूज करते हैं, जब हमारे पास 2 ग्रुप से ज्यादा होंगे। 2 ग्रुप्स होंगे तो 2 ग्रुप्स के केस में तो आप 2T टेबल यूज कर सकते हैं। लास्ट थिंग बिफोर वी वाइंड अप इज सीमेंट स्टोर्स का हो गया। अगर ये नहीं समझ में आया तो चलेगा, ये हम उसमें इकोनोमेट्रिक्स में कर लेंगे।
अब मान लो, ये लास्ट चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मान लो क्या हुआ, मैंने एक सीमेंट डाला। सीमेंट सूखने में टाइम लगता है, सबको पता है ना। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। सीमेंट सूखने में टाइम लगता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट देख रहा हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट देख रहा हूँ मैं पहले 2 दिन बाद, 2 days, और फिर उसके बाद 7 दिन बाद मैं सेम सीमेंट को देखता हूँ 7 days। इज माई क्वेश्चन टू यू इज माई सैंपल चेंजिंग? इज माई सैंपल चेंजिंग? समझ में आया मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? आई कैन गिव यू अनदर एग्जाम्पल। विराट कोहली के एवरेजेस, सेम 100 मैचेस के एवरेजेस बिफोर अनुष्का और सेम क्या कहते हैं 100 मैंने वो लिया आफ्टर अनुष्का। विराट कोहली थोड़ा ना चेंज हुआ है, सिर्फ अनुष्का बदली है। तो अब उस केस के अंदर इज देयर अ चेंज इन द एवरेज और नॉट, ये मैं देखना चाहता हूं। हैज अनुष्का मेड अ डिफरेंस, ये हम देखना चाह रहे हैं। या फिर क्या 7 दिन बाद स्ट्रेंथ जो है सीमेंट की वो बदल गई है? इज द स्ट्रक्चर मोर ड्यूरेबल और नॉट? ठीक है, तो what you do in this case is you go to, तो सेम सैंपल का कुछ टाइम बाद आप टेस्ट करते हो। what you do is go to data analysis, यहाँ पर आपको मिलेगा पेयर 2t सैंपल टेस्ट, उसको आप वेरिएबल रेंज दोगे, ये आपकी रेंज ये हो गई, ये आपकी रेंज ये हो गई। हाइपोथेसाइज डिफरेंस कह रहा हूँ कि 0 है, और लेबल्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, ये आप दोगे। क्या हो गया, ऐसा कौन सी कैलकुलेशन कर रहा है ये? हाँ, सो यू कैन सी हेयर, बाकी सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ बाकी सब कुछ भूल जाओ। आप टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू देखो कितनी ज़्यादा। बाय द वे 2t रूल होता है, अगर t की वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है ना तो रिजेक्शन ही मोस्टली रिजेक्ट हो रहा होता है आपका। ठीक है, ये 2t रूल है, ये मैं इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ाता हूँ यूजुअली। ठीक है, तो यहाँ पर t की वैल्यू जो है, t मॉडुलस t की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा है तो हम यूजुअली रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ t की वैल्यू देखो -9 पॉइंट समथिंग है, और p की वैल्यू क्या है, उसके अराउंड, उसके लेवल की p की 2 वैल्यू क्या है, 1.5 इंटू 10 to the power -11, विच शोज p वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू अल्फा तो 5% ही होगा मैक्सिमम, और p की वैल्यू तो बहुत ही कम है। सो वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस which shows that there is a significant change in the strength of the cement। समझ में आया कि नहीं आया? ये 2t टेस्ट होता है। इसके बस t स्टैटिस्टिक आपको निकालना आना चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि t स्टैटिस्टिक निकालते कैसे हैं। आई विल टेक डाउट्स, कि बाकी जो आपके डाउट्स होंगे सिर्फ आपको ये निकालना आना चाहिए, बाकी तो बहुत ही सिंपल है। t स्टैटिस्टिक एक बार आपने निकाल लिया, उसकी आप p वैल्यू चेक कर सकते हो। बस आपको ये निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे हमने पहले t की वैल्यू चेक करी थी ना, कि x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको इस टी की स्टैटिस्टिक की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कैसे निकलेगा, बस बात खत्म। एट अ पर्टिकुलर डीएफ, यस नो फोक्स, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए लाइफ में, फॉर्मूला। चलो, सो दिस वाज अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, 2t टेस्ट। कोई सवाल, किसी को 2t पूछना था? कोई था? यस नो कोई? Okay, चलो। So with this I will kind of end the course। मैं बस आपको ये वाली tables का एक बार दिखा दूंगा अगर if I am able to get the time to teach you this, but more or less you are good to go with major testing। and let me just check कि मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। testing errors I think more or less I've covered everything। t statistic, sample size, ठीक है। I think more or less I've covered everything that I wanted to cover। If you have more questions you can put across on the group, बाकी सारे ग्रुप पे लोग सॉल्व कर देंगे आपके questions coordination ग्रुप के ऊपर। and if I'm not able to take another class I will probably see you in econometrics class, ठीक है, where I'll be teaching this all over again। and which PDF, कौन सी PDF चाहिए आपको? I will provide the recording for this। This PDF is proprietary folks, this is something that I've made for a startup। तो the startup that I advise, Zfolio, उनके लिए बनाई हुई है। So this cannot be shared। but again मैंने आपको बाकी सब कुछ तो बता दिया।
So we'll be having classes on econometrics from January onwards. Okay, folks, I hope you enjoyed statistics with Excel, and all the best for your examinations. See you then. Bye.